देखो भाई, कालक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो इसका पतन का काल, जिसको उत्तरकाल कहते हैं। एक इसका नगरीय काल, जो इसका नगरीकरण, इसका जो डेवलपमेंट पीक का जो काल था। एक इसकी स्टार्टिंग का काल। स्टार्टिंग किसी भी सभ्यता की, किसी नगर की शुरुआत होती है तो वो ग्रामीण से स्टार्ट होती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कार्बन डेंटिंग मीन्स भी C14 के द्वारा। C14 एक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, जिसके द्वारा ये निकाला जाता है, टाइम टाइम पीरियड निकाला जाता है। क्योंकि इसके सभ्यता के कोई साहित्यिक स्रोत तो है नहीं जिसके अंदर हमें अनुमान लगा सकें कि भी इनका टाइम पीरियड ये रहा होगा। यहाँ से मिलने वाला जो मटेरियल है उसका हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, और C14 जो विधि होती है, इस विधि के द्वारा हम इसका एग्जैक्ट टाइम पता लगा सकते हैं कि जो ये मटेरियल है ये कौन से टाइम पीरियड का रहा होगा, कितने वर्ष पहले का है। इसके द्वारा इसकी तिथि का निर्धारण हम करते हैं। तो इसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा 7500 से 7000 पूर्व सरस्वती घाटी को प्रथम कृषि संस्कृति माना गया भाई। देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था कि कोई बस्ती जब बसती है तो वो नगरी घाट उसकी नदी की घाटी में बसती है। सरस्वती नदी बहती थी, उसके किनारे उसका जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, उसकी घाटी के अंदर लोगों ने बस्तियां बनानी शुरू की। उस उपजाऊ ज़मीन पर लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि हो रही है, वहाँ से अच्छा अन्न उत्पादन हो रहा है, अच्छे मवेशियाँ पालते हैं, अच्छा उनके पास पैसा आ रहा है, उनका फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। किस प्रकार से वो लोग ग्रामीण सभ्यता से एक नगरीय सभ्यता में परिवर्तन होते जा रहे हैं। परिवर्तन का जो मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति। भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हुई, क्योंकि वो नदी घाटी में रहते हैं। नदी घाटी में रहते हैं तो वहाँ पर अच्छी फसल होएगी, अच्छी फसल होएगी तो आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पशु रख सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, न्यू डेवलपमेंट करेंगे। इस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति से ये नगरीय संस्कृति की तरफ है बढ़ने लगी। इसका नगरीकरण, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण होने लगा। ठीक है भाई। हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण हमें 2600 ईसा पूर्व से लगभग हमें देखने को मिलता है, और 19वीं ईसा पूर्व के आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और 1300 शताब्दी ईसा पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे भाई कि किस प्रकार से ये ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता बनी। अब नगरीय सभ्यता बनने के बाद इसका पतन क्यों हुआ, और पतन होते होते किस प्रकार से ग्रामीण सभ्यता का रूप लिया, और किस प्रकार से इसका ये पतन हो गया, इसका हम आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। इन्हें दिया गया गतिविधि रेडियो कार्बन थी, क्या है इसके बारे में मैंने बताया है। C14 इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, C14। यह एक रासायनिक विधि है, किस चीज़ की, काल निर्धारण की, टाइम निकालने की। ठीक है। इसके अंदर पोर्ट का या मानव श्रम का या किसी अन्य सामग्री का क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। और सैंपल लेने के भी बहुत से अलग अलग डिफरेंट तरीके होते हैं भाई। सैंपल लिया जाता है और फिर वो लैब में उस सैंपल के अनुसार ही पता लगा जाता है कि ये सब पता कितने साल पुरानी है ये चीज़। अब आगे हम बात करेंगे इसकी नगर योजना की। किसकी बात करेंगे, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता की नगर योजना कैसी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता नगर योजना की समरूपता होते हुए कुछ क्षेत्र भी भेद मिलते हैं। सभ्यता के नगरों में प्राय पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र है, दूसरे टीले पर दुर्ग में स्थित मिलता है। दुर्ग का मीनिंग क्या होता है भाई, किला। आप लोगों ने देखा होगा शाहजहाँ का किला, अकबर का किला देखा होगा। उसी प्रकार दुर्ग किसे कहते हैं, किले को कहते हैं। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने होते थे। नगर के आवास के अंदर व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते हैं। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन व अन्नागार स्थित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना सड़कों को महत्वपूर्ण स्थान था। सड़कें 5 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर
तथा गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी। कालीबंगा राखी गढ़ व बीताथल की सड़कें चौड़ी थी, सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। देखिएगा भाई, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो नगर योजना थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो नगर योजना थी, इसके अंदर 2 टीले मिले हैं। 2 टीलों में क्या मिला है? एक में मिला है हमें दुर्ग और एक में क्या मिला है? नगर आवास क्षेत्र। दुर्ग के अंदर क्या है? दुर्ग के अंदर हमें मिला है अनानागार, सनानागार और जो प्रशासनिक जो व्यक्ति थे उनका रहने के स्थान हमें वहाँ से मिले हैं, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। एक जो दूसरा टीला है, दूसरे टीले से हमें क्या मिला है? वहाँ पर रहने वाले शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी, सामान्य नागरिक, ये लोग वहाँ पर क्या करते थे? रहते थे। दुर्ग के चारों ओर हमें क्या मिला है? एक वॉल मिली है भाई, जिसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन वॉल। ठीक है, प्रोटेक्शन वॉल कहते हैं दुर्ग के चारों ओर। और इसमें क्या बने होते थे? बुर्ज बने होते थे, जिनमें देख रेख के लिए लोगों को नियुक्त किया जाता था भाई। ठीक है, ये इसकी प्रोटेक्शन वॉल होगी किले की। और इस किले के अंदर कौन रहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। और इसके अंदर सार्वजनिक भवन मिलेंगे आपको और अनानागार मिलेंगे। सभी की सभी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? इस दुर्ग के अंदर। और एक जो अलग टीला है, उसके अंदर कौन लोग रहेंगे? उसके अंदर सामान्य नागरिक रहेंगे। कौन से सामान्य नागरिक? कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, कुम्हार हैं आदि जो कारीगर हैं, वो लोग वहाँ पर रहते थे। इनकी भाई नगर की जो सड़कें होती थी, जो मुख्य सड़क होती थी, वो लगभग 33 फुट। जो मुख्य सड़क होती थी वो कितनी होती थी? लगभग 33 फुट चौड़ी होती थी। और जो लिंक जो सड़क होती थी वो 12 से 13 फीट या 9 फीट चौड़ी हमें देखने को मिलती है। आपको पता होगा मुख्य सड़क किसको कहते हैं? मुख्य सड़क जो गांव के अंदर मुख्य सड़क निकलती है वो। और लिंक सड़क किसको कहते हैं? जो इस सड़क से गांव के अंदर की गलियों को जोड़ती हैं, इनको लिंक सड़क कहते हैं। मुख्य सड़क 33 फुट, ये 12 या 13 फुट की चौड़ाई हमें इनकी देखने को मिलती है। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि ये जो नगर है, इनको सुनियोजित ढंग से बसाया गया। इनको किस ढंग से बसाया गया? सुनियोजित ढंग से बसाया गया। और इन नगरों में जो सड़कें होती थी, ये सब की सब सड़कें किस पर काटती थी? समकोण के ऊपर काटती थी। कहीं पर भी हमें कहीं पर भी हमें टेढ़ी गलियां दिखाई नहीं देती हैं। सभी की सभी गलियां हमें समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है। देखिएगा भाई, ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ये है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ये स्नानागार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पर इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इसके अंदर उतरने के लिए। देखो, उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये यहाँ से पानी इसके अंदर डालने के लिए कुआं है। इस कुएं से इसको भरा जाता था पानी का। और इसको पानी को बाहर निकालने के लिए, सफाई करने के लिए भी नालियाँ बनाई गई हैं। ये स्नानागार का प्रयोग चाहे तो शायद पानी के स्टोरेज के लिए किया जाता होगा, या फिर कोई धार्मिक पर्व पर यहाँ पर स्नान किया जाता रहा होगा। डिफरेंट विद्वान ने अपनी डिफरेंट थ्योरी इसके ऊपर दी है भाई। अगला आता है भाई हमारा लोथल का बंदरगाह। ये देखो भाई, पोर्ट जो हम पहले बता चुके हैं मैप के अंदर। भारत के अंदर जब कोई भी व्यापारी गतिविधियां होती थी अलग सभ्यताओं के लोगों के साथ, तो इस पोर्ट के ऊपर होती थी। उस सिंधु सभ्यता के समय के टाइम पीरियड के हिसाब से उस समय ये जो पोर्ट है इतना विकसित हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से जलमार्ग के द्वारा यहाँ से जहाज आते थे और वस्तु का आयात निर्यात किया जाता था भाई। अब बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता की कला की। सिंधु सभ्यता की कला में भाई डिफरेंट प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं। मणके मिलते हैं, मिट्टी की मोहरें मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के आभूषण हमें मिलते हैं। ठीक है भाई, इसमें मिट्टी के खिलौने भी मिलते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसमें को माता देवी भी माना गया है।
धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, पशु पक्षियों की भी मिली हैं, मिट्टी की सीटी मिली है, पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, मोर, बतख, तोता आदि कबूतर मुख्य रूप से हमें मिलते हैं भाई। देखिए भाई, इसके अंदर एक शाल ओढ़े हुए खंडित मूर्ति दिखाई दी गई है। इसको क्या कहा जाता है? कोई तो इसको यहाँ का पुरोहित मानता है, कोई यहाँ इसको राजा मानता है, या कोई यहाँ इनका देवता इसको माना गया है। जो फूल की कढ़ाई की हुई एक शॉल को ओढ़े हुए है, उसका एक हाथ नहीं है। ये जो मूर्ति है ये खंडित अवस्था में दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक पुरोहित के जैसे, ये एक राजा के जैसे ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ भी मिट्टी की मूर्तियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई खिलौने के रूप में, ठीक है, जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरे चकोरे आयताकार हैं, जिन्हें सूक्ष्म उपकरण व पशु पक्षियों, देवी देवताओं की लिपि को अंकित किया गया है। सेल, खड़ी, गोमेद, शंख, हाथी, सोना, चांदी आदि आभूषण, मन के चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और गृह उपयोगी वस्तुएं, भाई सभी की सभी ये चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। आगे बात करेंगे हम इसके अंदर जो ये दिया गया है, क्या मोहरे और ये आभूषण है, इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, लेकिन नगर योजना, पत्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट माप, मोहरे, लिपि आदि समरूपता कुशल प्रशासन के अस्तित्व का संकेत करती हैं। देखो भाई, यहाँ से जो मिलने वाली जो बाट है, तराजू है, तोलने की व्यवस्था है, यहाँ की समरूपता है, ये चीज़ें हमें किसकी ओर संकेत कर रही है कि यहाँ पर एक अच्छा प्रशासन रहा होगा, तभी यहाँ पर माप की आवश्यकता रही होगी, तभी यहाँ पर इतने अच्छे प्रकार का माप का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर सार्वजनिक भवन बनाए गए हैं। हमने दो टीलों के बारे में बात की थी, एक में दुर्ग था और एक में नगरीय लोग जो रहते थे, जो कारीगर लोग रहते थे, उनमें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशासनिक भवन भी हमने, सार्वजनिक भवन भी हमने देखने को मिले, स्नानागार भी देखने को मिला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी और एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा कहना कदाचित गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट दिखाई दे रखी है मोहरे। ये मोहरे क्या है? चकोर भी हैं, कुछ आयताकार भी हैं, कुछ वर्गाकार भी हैं। इन मोहरों का क्या प्रयोग किया जाता था? जब वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था तो उस समय उनके ऊपर उनके मुंह को बांध कर, उनके मुंह को सील कर, उनके ऊपर ये मोहरे लगा दी जाती थी, मिट्टी के मोहरे। अगर ये मोहरे ऐसी जैसी लगाई जाती, वैसी स्थिति में सामान अगले के पास पहुंच जाता था तो उस सामान को ये समझा जाता था कि इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। एक मायने में अगर माने तो उसको आज के समय में जो बार कोड लगा होता है, जो एक ट्रेड कोड होता था कि भाई इस वस्तु के साथ छेड़खानी नहीं होती है, ये प्योरिटी की गारंटी देती थी। अगर मोहर टूटी हुई मिलती, अगर खंडित मिलती तो समझा जाता था कि इसके साथ, वस्तु के साथ रास्ते में कुछ छेड़खानी हुई है। आगे देखिएगा भाई, ये है सिंधु सभ्यता की लिपि। क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि। ये सिंधु सभ्यता की लिपि है भाई। ये लिपि सभी की सभी क्या है? चित्रात्मक है और चित्रात्मक लिपि है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, इस बात में कोई भी दोहरा नहीं है कि उन लोगों की कोई भाषा या लैंग्वेज नहीं थी, उन लोगों की लिपि थी। दुर्भाग्यवश हम लोग आज तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट में खिलौना दिया गया जिसमें 2 बैल हैं, एक बैलगाड़ी है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये मिट्टी का एक खिलौना है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो लोग कृषि करते थे वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे और इस प्रकार से वो बैलगाड़ी बनाते थे, क्योंकि वही व्यक्ति उन चीज़ों को बना सकता है जिन चीज़ों को दैनिक जीवन में प्रयोग करता हो। आगे बात करते हैं हम इनके सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा है।
नगर दुर्ग आवास क्षेत्र सामाजिक भागों में वर्गीकृत है। नगर दुर्गों में शासक वर्ग निवास करते थे। देखो भाई, इसके बारे में हम बताते हैं समाज सोसाइटी के बारे में कि किस प्रकार से दो दुर्ग हमने बताए, उनमें एक शासक वर्ग निवास करते हैं। उनके रहने वहाँ पर जो एक्सप्रेशन हुआ है, वहाँ से मिलने वाले जो बर्तन हैं वो अलग मिले हैं, उनके आभूषण हैं वो कीमती मिले हैं। लेप्सल उजली सेप्टिक से आदि अगेट आदि पत्थरों के जो कीमती पत्थर हैं, स्वर्ण हैं, उनके आभूषण वहाँ से हमें मिले हैं, जिससे हमें अनुमान लगाता है धनी वर्ग के लोग रहते थे। ये प्रशासनिक गतिविधियाँ यहाँ से चलाते थे। और इस प्रकार से हम सोसाइटी का डिवीज़न करते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो धनी वर्ग के हैं, और जो दूसरे टीले में रहने वाले लोग हैं वो गरीब या कृषक वर्ग के हैं। उन लोगों के जो आभूषण हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, टेराकोटा के या तांबे के या फ्योन्स के बने हुए उनके आभूषण हैं। उनके बर्तन भी मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन जो धनी वर्ग के लोग थे वो ज़्यादातर फ्योन्स के बर्तनों का प्रयोग करते थे, या फिर उत्तम कोटि के बर्तन, पतली गढ़न के, अच्छे रंगीन पेंटिंग किए हुए प्रोफिटेड जार, डिशोन स्टैंड आदि जो देखिएगा इसमें इसके अंदर दिखाया गया है कि धनी वर्ग के जो लोग हैं वो किस प्रकार के बर्तनों का यूज़ करते थे। ये हम सब के सब सोशल कंडीशन के अंदर डाल लेंगे। ये देखिएगा डिशोन स्टैंड है, ये प्रोफिटेड जार है, पानी पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और प्रोफिटेड जार का जो प्रयोग होता था वो स्टोरेज के लिए होता था। ये मटके हैं, किस प्रकार से ये धनी वर्ग के जो लोग थे इनका यूज करते थे। नेक्स्ट आता है भाई आभूषण। ये आभूषण है, इन आभूषणों का ये प्रयोग करते थे। ये तांबे का कंघा है, बालों को संवारने के लिए इनका यूज किया जाता था। आगे तांबे का शीशा और एक ये झुंझुना दिखाई दिया गया है जो बच्चे के खिलौने के रूप में काम लिया जाता था। इस प्रकार से बहुत से आभूषण हमें मिले हैं। बाजूबंद जो स्त्रियां अपने बाजू पर बांधती हैं वो बाजूबंद हमें मिले हैं। अंगूठी हमें मिली है। स्त्रियों का आभूषण के तौर पर श्रृंगारदान हमें मिला है। उनका मोहनजोदड़ो से हमें एक मूर्ति मिली है जिसका एक बंदा जो बायां जो कंधा है वो एक शॉल से ढका हुआ है। इस प्रकार से ये सभी की सभी चीज़ें सोशल कंडीशन को दिखा रही हैं भाई। आगे हमें देखने को मिलती है कि शतरंज की गोटियां भी हमें यहाँ से खुदाई के दौरान मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोग शतरंज का खेल खेलते रहे होंगे और ये मनोरंजन के तौर पर शतरंज का खेल खेलते थे। आर्थिक स्थिति इनकी ज़्यादातर मजबूती हमें देखने को मिलती है, क्योंकि देखिएगा भाई कालीबंगा से किस प्रकार से हमें जुते हुए खेत दिखाई दिए हैं। जब हमने एक्सप्रेशन किया तो वहाँ से हमें क्या मिले, जुते हुए खेत। कि कालीबंगा के अंदर किस प्रकार से खेती की जाती थी, वहाँ पर काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, मिट्टी के हल हमें देखने को मिलते हैं। वही बात फिर से आती है कि कोई भी सभ्यता हो, उस सभ्यता के लोग तभी ही उस चीज़ के बारे में बना सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं, तब उसको वो दैनिक जीवन में प्रयोग करते होंगे। ये इस प्रकार से हल का नमूना यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से वो लोग हल का प्रयोग करते थे। ये एक कांस्य की दराती दी गई है जो पशु चारा काटने या फसल काटने के लिए यूज की जाती होगी। जंगली जानवर सुअर, चिकारा, हिरण, नीलगाय आदि जंगली जानवरों के साथ विभिन्न प्रकार के पक्षियों के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं कि वो पालतू पशु थे। घोड़े और ऊंट को भी उन्होंने पालतू बनाया। ये लोथल से मिलने वाली भाई क्या है, बाट, तराजू के बाट हैं। ये बाट टोटल 16 के अनुपात में है। इस प्रकार से वस्तुओं को तोला जाता था, मापा जाता था। ठीक है भाई, ये सभी के सभी कहाँ से मिले हैं, पैमाने लोथल से। इसके बाद बात आती है धार्मिक स्थिति की। हमें एक ऐसी हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु सरस्वती सभ्यता से हमें एक ऐसी मुहर हमें मिली है जिसके ऊपर हमें एक तपस्वी का चित्रांकन मिलता है। देखिएगा ये तपस्वी हमें दिखाई दे रहा है, इसके सर के ऊपर इस प्रकार के सींग दिखाई दिए गए हैं। ऊपर हिरण, चीता और कुछ जानवर दिखाई दिए गए दौड़ते हुए, और ये बाबा तपस्या की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये धार्मिक जीवन की ओर संकेत कर रहा है कि ये इनका कोई पशुपति देव रहा होगा। ये इनका पशुपति शिव है जिसकी आराधना करते थे।
इसके साथ हमें शिवलिंग भी मिला है और एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह हमें सबसे पहले कहाँ से मिला? अभी सिंधु सभ्यता से मिला है, बाद में ही हमने ये इसको अडॉप्ट किया है। और एक ये शिवलिंग मिली है। ये सभी की सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी? धार्मिक जीवन के अंदर हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है इनके समाधिकरण की। समाधि मरने के बाद जो हड़प्पनवासी जो लोग थे, जब वो मर जाते थे उनको किस प्रकार से उनको दफनाया जाता था, ठीक है, या उनका किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था? वो 3 प्रकार से किया जाता था। एक पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण में उसको क्या किया जाता था? दफना, डायरेक्ट उसको दफना दिया जाता था। एक होता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता है? या तो उसको पहले जला दो, फिर उसकी आंशिक समाधिकरण में क्या होता था? या तो उसको जला दो या पहले उसको वैसे रख दो कि उसको कुछ जानवर खा लें, जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको फिर उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था। दाह संस्कार के अंदर उसको डायरेक्ट ही उसको अग्नि दी जाती थी और उसके शरीर को लकड़ियों में रखकर जला दिया जाता था। 3 प्रकार का यहाँ पर समाधिकरण में देखने को मिलता है। पूर्ण समाधिकरण में डायरेक्ट उसको ज़मीन दफना दिया जाना। आंशिक समाधिकरण में या तो उसको जलाने के बाद उसकी बची हुई हड्डियाँ और उसकी राख है उसको मिट्टी में दबा देना। और दाह संस्कार के अंदर उसको डायरेक्ट ही उसका लकड़ी रखकर उसको अग्नि से उसको जला देना। ये क्या आता है? दाह संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे भाई इसके पतन के कारण। इसका पतन क्यों हुआ? ये सब बताए, इतनी अच्छी प्रकार की नगरी सब बताती, लेकिन इसका पतन क्यों हुआ? एक तो प्रशासनिक स्थिरता, प्रशासन वहाँ पर अच्छे से नहीं चला पाए, ठीक है भाई। वहाँ पर क्या हुआ? गलियों में अतिक्रमण। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है भाई। सभी विद्वानों के इस पे ऊपर बहस है, कंट्रोवर्सी है। कोई तो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सभी के अपने अपने अलग अलग व्यू। कोई कहता है कि प्रशासनिक स्थिरता रही होगी, वहाँ पर जो प्रशासन चलाने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको अच्छे प्रकार से नहीं चलाया। लोगों ने गलियों के अंदर क्या कर लिया? कब्जा करना शुरू कर लिया। वहाँ पर अच्छी प्रकार की व्यवस्था नहीं रही और वो नगरीय व्यवस्था से ग्रामीण व्यवस्था में लौटी और ग्रामीण व्यवस्था से आते आते वो इस प्रकार से ख़त्म हो गई। दूसरा जो वो मेन रीज़न किसी विद्वान ने दिया है वो है जलवायु परिवर्तन। कि जलवायु परिवर्तन हो गया तो नदी सूख गई या वहाँ पर अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया या विघटन हो गया। तीसरा था बाढ़। बाढ़ आने का प्रमाण मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, लोथल, भगतराव के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण हमें मिले हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सभ्यता का पतन बाढ़ से भूमिका रही होगी। मान लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, लोथल और भगतराव गांव में ये जो कस्बे हैं हड़प्पन से, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के, यहाँ पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। लेकिन इसका विस्तार तो लगभग आधे भारत के अंदर फैला हुआ है, क्योंकि ये मांडा से लेकर दाइमाबाद तक और आलमगीर से लेकर सूतकांगेडोर तक फैल रही है। तो बाढ़ को हम स्टिक नहीं मानते, क्योंकि बाढ़ का प्रमाण अगर बाढ़ आई होती तो सभी जगह पर आती, सभी से विनाश होता। 3 नगरों के विनाश होने के कारण इसका ऐसा थोड़ी माना जाता है कि इस प्रकार सिंधु जो सरस्वती जो सभ्यता थी उसका विनाश हो गया। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। किसी ने कहा कि वहाँ महामारी आ गई और महामारी फैलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए और धीरे धीरे सभ्यता का विघटन हो गया। इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से आपको इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।